अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नेत रहम करने वाला है। आज का जो लेक्चर है वो जो स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से है। इस लेक्चर में हम जो स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे। जो स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको भी वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आज के जो लेक्चर में बुनियादी इंफॉर्मेशन है उसको देखेंगे। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जितने भी लेक्चर्स आएंगे वो इससे रिलेटेड होंगे। तो ये अगर आपको समझ आ गया तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो चलो चलते हैं। पहला हम डिस्कस करते हैं कि जो स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ हैं क्या। Geospatial technologies refer to equipment used in visualization, measurement and analysis of Earth feature. अर्थ के बारे में जितने भी फिज़िकल फीचर्स हम देखते हैं, कंट्रीज़ देखते हैं, कंट्रीज़ की लोकेशन देखते हैं, लोगों को देखते हैं, लोगों की एग्जिस्टेंस को देखते हैं, लोकेशन को देखते हैं, चीज़ की वेलोसिटी को मेजर करते हैं, रॉकेट्स की वेलोसिटी मेजर करते हैं, एरोप्लेन की वेलोसिटी मेजर करते हैं, रेडार की एक्टिवेशन मेजर करते हैं, रेडार की डिटेक्शन मेजर करते हैं, सोनार की डिटेक्शन मेजर करते हैं, सोडार की डिटेक्शन मेजर करते हैं। ये सारे के सारे जिससे भी होते हैं उसको कहते हैं जियोस्पेशल टेक्नोलॉजीज़। ये जियोस्पेशल टेक्नोलॉजीज़ में आते हैं। जितने भी खुफिया मालूमात हम लेते हैं, जितना भी खुफिया डेटा हम हासिल करते हैं, जितना भी खुफिया डेटा हम ट्रांसफ़र करते हैं, इनकी विजुअलाइजेशन, इनके मेजरमेंट और ओवरऑल अर्थ के जितने भी फीचर्स हैं उनको देखने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। नाउ जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी जो है वो तीन चीज़ें इस्तेमाल करती है। ठीक है। Geospatial technology refer to equipment used in visualization, measurement, and analysis of Earth features, typically involving global positioning system. What is global positioning system? Global positioning system refer to the information or allow users to determine exact location, velocity, and time 24 hours a day in all weather conditions. आपकी तमाम वेदर कंडीशंस में जो आपकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, आपकी लोकेशन को मेजर करते हैं थ्रू आउट द ग्लोब, या आप कहाँ वजूद रखते हैं, कहाँ वजूद है किसी चीज़ की, तो वो जो यूज़र्स को अलाउ करते हैं कि उसकी इंफॉर्मेशन ले ले किसी भी वेदर कंडीशन में, बादल हो, क्लाउड हो, ना हो, ये सारे इंफॉर्मेशन कौन देता है? जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम देता है। ठीक है। तो जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी में पहला चीज़ जीपीएस है। ये आपकी एग्जैक्ट लोकेशन, वेलोसिटी और टाइम, लोकेशन 24 आवर डे इन ऑल वेदर कंडीशंस। ये जो पोजीशनिंग सिस्टम है ये खासकर कैपेबल करते हैं मिलिट्री सिविल इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए। ठीक है ना। एक सेकंड हमारे पास है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम किसी डेटा को स्टोर करते हैं, एनालाइज करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, रिसीव करते हैं। दिस इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, through computerized software and hardware is called geographical information system। ठीक है ना। सेकंड थर्ड हमारे पास रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग क्या क्या करता है? ये विदाउट टचिंग द अर्थ इंफॉर्मेशन लेते हैं रिफ्लेक्शन के जरिए, सेंसिंग के जरिए। ठीक है ना। अर्थ के साथ इन टच हुए बगैर, टच किए बगैर अर्थ को इंफॉर्मेशन लेना थ्रू रिकॉर्डिंग और transmitting or sensing is called remote sensing. These three factors, these three technologies are used by geospatial technologists to gather information throughout the globe, right? Geospatial technologies इसको कहते हैं। For this the information of electromagnetic waves is important। इस तरह अगर हम कोई काम करते हैं, जो GPS यूज़ करते हैं या GIS यूज़ करते हैं या रिमोट सेंसिंग यूज़ करते हैं, यानी किसी को खुफिया डेटा लेते हैं, किसी की लोकेशन मालूम करते हैं, किसी एरोप्लेन की वेलोसिटी मालूम करते हैं या किसी रॉकेट की वेलोसिटी मालूम करते हैं, तो हम GPS इस्तेमाल करते हैं। एनालाइज करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, रिसीव करते हैं, कहाँ स्टोर है कहाँ नहीं है, इसकी इंफॉर्मेशन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम देता है। किसी अर्थ की फीचर्स को रिकॉर्ड करना, उसको सेंस करना, उसको रिफ्लेक्ट करना, ये रिमोट सेंसिंग का काम है। इन तीन चीज़ों को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
क्या है? दीज आर द वेव्स और रेडिएशंस दैट टेक मैनी फॉर्म, ये बहुत सारे फॉर्म लेते हैं। दैट कलेक्टिव फॉर्म कॉल्ड स्पेक्ट्रम, उनका ये मुकम्मल फॉर्म को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हमारे अराउंड, हमारे इर्द गिर्द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वजूद रखते हैं, किसी भी फॉर्म में वजूद रखते हैं। उसकी बहुत सारे फॉर्म हैं, उन सारे फॉर्म को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिपेंड करता है दो चीज़ों पर बुनियादी तौर पर, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। अब हम पहले जाते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को स्टडी करते हैं, तब हम जाते हैं कि ये कौन कौन से फॉर्म लेते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होते हैं जिसके लिए किसी मीडियम का होना ज़रूरी नहीं है, वो किसी भी जगह से निकल सकते हैं। ठीक है, वो वैक्यूम से भी जा सकते, गुजर सकते हैं, खला से भी गुजर सकते हैं, स्पेस से भी गुजर सकते हैं, सॉलिड से भी गुजर सकते हैं, लिक्विड से भी गुजर सकते हैं, किसी भी चीज़ से गुजर सकते हैं। सो दे आर नॉन मीडियम वेव्स, इनके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। खैर वो बात की बात है, पहले हम जाते हैं वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी को स्टडी करते हैं कि वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अगर आपको समझ आ गया ये कुछ भी नहीं है। तो चलो जाते हैं पहला हम कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत सारे फॉर्म में मौजूद है, इनका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या चीज़ है, ये हम बाद में स्टडी करेंगे। सपोज हमारे पास जो वेव्स होते हैं वो कुछ यूँ चलते हैं। ठीक है, दिस इज अ वेव, राइट। नाउ दिस इज अनदर वेव, दिस इज another wave, right, and this is another wave। ये तीन वेव है। ठीक है, ये गौर से देखना है, क्लियर। अभी देखें, अगर हम एक खास एरिया देखें, इस एरिया तक, इसको मिटाओ, ठीक है, इस एरिया तक, ये एक जैसे एरिया है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक जैसे एरिया। यहाँ से इस तरह स्ट्रेट लाइन लगा दो ताकि फिर आपका कंफ्यूजन ना रहे। ये अभी यहाँ पे देखें, अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक इसका एक सर्कल कंप्लीट हो गया, यानी ये, और फिर इसको इधर उठाओ, एक सर्कल कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक वेव्स कुछ यूँ चलते हैं, अल्टरनेटिव पाथ से चलते हैं। सो हम ये कहते हैं ये कितनी बार वाइब्रेशन कर रही है, 2 टाइम्स, 2 वाइब्रेशन है, 2 वाइब्रेशन है इसके। एक खास एरिया में इसकी 2 वाइब्रेशन है, एक खास एरिया में इसकी कितनी वाइब्रेशन है, 1 2 3 4 5, इसकी 5 वाइब्रेशन है। इसकी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 वाइब्रेशंस, 5 वाइब्रेशंस, 8 वाइब्रेशंस, 2 वाइब्रेशंस। नाउ दिस वेव हैज 2 frequency, these waves have 5 frequency, this wave has 8 frequency। इस वेव की 2 फ्रीक्वेंसी है, इस वेव की 5 फ्रीक्वेंसी है, इस वेव की 8 फ्रीक्वेंसी है। Now you got it. What is frequency? The number of vibrations in a second. Number of vibrations per second. Suppose ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड में पहुँच रही है, ये भी 1 सेकंड में पहुँच रही है, ये भी 1 सेकंड में पहुँच रही है। So they have 2 vibrations, 2 frequency. So the number of vibrations in a second is called frequency, and there are 2 vibrations, so it has 2 frequency. Number of frequencies are 2. So इसकी frequency जो है 2 है, इसकी frequency जो है 5 है, इसकी frequency जो है वो 8 है। So this wave has higher frequency. Now the higher frequency has high temperature. The smaller frequency is less temperature. Less temperature, high temperature, very less temperature. यानी इसका मतलब है इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, इसका टेम्परेचर उससे ज्यादा है, राइट। ये तो हो गया टेम्परेचर फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे ताल्लुक रखता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, नेक्स्ट हमारे पास है वेवलेंथ। व्हाट इज वेवलेंथ?
Now, this is called crust, this is called trough. From the starting point of one crust to the end of another crust, ये crust हो गया, ये trough हो गया, crust, trough. So, यहां से यहां तक जो फासला है इसको हम कहते हैं वेवलेंथ. इसको किस चीज से जाहिर करते हैं? लैम्डा से जाहिर करते हैं. अब देखो, आप इस तरह भी कह सकते हैं कि दिस इज द वेवलेंथ. इस और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये भी आपके पास वेवलेंथ है. दिस इज आल्सो वेवलेंथ. फ्रॉम द पीक ऑफ वन क्रस्ट टू द पीक ऑफ अनदर क्रस्ट या कंसेक्टिव क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ. ठीक है ना? तो इस फासले में और इस फासले में कोई फर्क नहीं है. हम इस तरह भी कह सकते हैं, इसको लैम्डा से शो करते हैं. नाउ, इसकी जो वेवलेंथ है और इसकी जो वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है. इसकी वेवलेंथ क्या हो रही है? उससे कम हो रही है. नाउ, इफ यू से if the frequency is increasing, the number of vibrations are increasing, then the wavelength get smaller. wavelength क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है. फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन बढ़ रहे हैं, सो वेवलेंथ जो है वो कम हो रहा है. सो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के दरमियान कौन सा ताल्लुक है? इनवर्स का ताल्लुक है. इसलिए हम कहते हैं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी. अगर हम वेलोसिटी को क्या ले ले? कांस्टेंट ले ले, यानी कि वेलोसिटी सेम है, तो फिर हम कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ. लैम्डा इज इक्वल टू वी इनटू लैम्डा. वी इज इक्वल टू एफ इनटू लैम्डा. ये फॉर्मूला बन गया. समझ गए ना? नाउ, अब आपने देखा कि आपको फ्रीक्वेंसी समझ आ गई कि फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है. वेवलेंथ जो है वो वेवलेंथ वेव्स के बीच में जो डिस्टेंस है इस पर डिपेंड करता है. जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो इसका मतलब है टेम्परेचर क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो याद रखिए कि वेव्स जो हैं वो खतरनाक होती जा रही है. यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा. टेम्परेचर जैसे ही बढ़ जाएगा वो नुकसानदायक रहेगा. ठीक है ना? उसी टेम्परेचर की बुनियाद पर हम वेव्स को कैटेगराइज करते हैं. अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर. अच्छा, रेडियो वेव्स भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है. ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जो हमने कहा था कि एक कलेक्टिव फॉर्म लेते हैं. माइक्रोवेव भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है. इंफ्रारेड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है. विजिबल लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है. अल्ट्रा वायलेट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं है. गेमा रेज भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और इसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है. तो चले जाते हैं फिर ये किस काम के हैं. ठीक है, इन सब को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं और इसको मैं मिटा रहा हूं. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये आपके पास 7 किस्म के वेव्स पाए जाते हैं, जो हमने मुख्तलिफ नाम दिए हैं. मैं आपको समझाऊंगा, नैनोमीटर में भी समझाऊंगा, मिलीमीटर में भी समझाऊंगा. अच्छा, अभी हमारे पास रेडियो वेव्स हैं. रेडियो वेव्स आप ये कह सकते हैं कि ये सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर वाले हैं, सबसे कम टेम्परेचर ये वेव्स है. लोवेस्ट टेम्परेचर इसकी है. ये 1 मिलीमीटर से स्टार्ट लेते हैं और फिर इनका वेवलेंथ किलोमीटरों तक फैलता है. यानी तकरीबन 10 किलोमीटर तक इसका वेवलेंथ फैल जाता है. यानी एक लाइन से दूसरे लाइन तक, एक पीक से दूसरे पीक तक इतना जो डिस्टेंस है वो कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर तक इसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है. किसकी? रेडियो वेव्स. ये सबसे कमजोर तरीन वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में. यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैमिली में सबसे जो कमजोर वेव्स हैं, सबसे जो टेम्परेचर के हवाले से कमजोर वेव्स है, जिसके पास बिल्कुल टेम्परेचर नहीं है, वो हमारे पास कौन से वेव्स है? रेडियो वेव्स है. अब रेडियो वेव्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? रेडियो वेव्स बेसिकली आपकी सैटेलाइट्स में इस्तेमाल होते हैं. सैटेलाइट्स में जो वेव्स इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास रेडियो वेव्स हैं. ठीक है, हम जब म्यूजिक सुनते हैं रेडियो पर तो ये रेडियो वेव्स है. यानी रेडियो ट्रांसमिशन जो वेव्स भेजते हैं वो हमारे पास रेडियो वेव्स है. ये सबसे कम एनर्जी वाले वेव्स होते हैं.
डेटा ट्रांसमिट करते हैं। ये डेटा ट्रांसमिट रेडियो वेव्स के जरिए होती है, फास्टेस्ट वेव्स भी हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स भी इसी स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। इसकी जो फासला है, इसकी जो वेवलेंथ के दरमियान जो फासला है वो 10⁻⁻² सेंटीमीटर है, ठीक है। देखो ये 10⁻³ है मैक्सिमम, 1 मिलीमीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक है, लेकिन ये 10⁻² सेंटीमीटर से स्टार्ट लेते हैं, माइनस में है ये, ठीक है। माइक्रोवेव्स बेसिकली इस्तेमाल होते हैं रेडार में, इस्तेमाल होते हैं रेडार में जो वेव्स इस्तेमाल करते हैं हमारे पास माइक्रोवेव्स हैं। इसके अलावा माइक्रोवेव में जो हम वेव्स इस्तेमाल करते हैं वो भी माइक्रोवेव्स कहलाते हैं, वो भी माइक्रोवेव्स है। इसके बाद है हमारे पास इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स हमारे पास खासकर जो टिश्यूज हमारे जिस्म में ख़राब हो जाते हैं तो वो फार इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट करते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए इंफ्रारेड रेडिएशंस इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा फोटोसाइंथिसिस में जो फोटोसाइंथिसिस होती है उसमें भी इंफ्रारेड रेडिएशंस इस्तेमाल होते हैं, और इनकी जो वेवलेंथ होती है 10⁻³ या 710 नैनोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक इनकी वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 350 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक होती है, और इसके ज़रिए हम जो है देख सकते हैं। इसको हम कुछ यूँ भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 10⁻⁻6 वो होती है, -6 सेंटीमीटर होती है। याद रखिए एक और चीज़ भी है कि जो रेनबो होती है, रेनबो कौ से कजर जब बनती है जिसमें 7 कलर्स बनते हैं, तो रेनबो में भी विजिबल लाइट इस्तेमाल होती है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, द मोस्ट एनर्जेटिक रेडिएशंस रीचिंग टू द अर्थ सरफेस फ्रॉम द सन। एनर्जेटिक रेडिएशंस, अच्छा, इन रेडिएशंस को क्या कर देता है, ओजोन लेयर जो है वो ब्लॉक कर देता है और फिर ये जमीन के सरफेस तक नहीं आते हैं। अलबत्ता स्मॉल जो कम एनर्जी वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो आते हैं हमारे जिस्म में। विटामिन डी को बनाने का काम अल्ट्रावायलेट लेस एनर्जी वाले रेडिएशंस का काम है कि वो हमारे जिस्म में विटामिन डी बना ले एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है। इसके बाद है एक्सरेज। एक्सरेज जो है ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रेडिएशंस है क्योंकि इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और ये खासकर कोसार्स, पुल्सार्स, सुपरनोवा वगैरह से जो रेडिएशंस आते हैं उनका हिस्सा ये भी है और गामा रेज भी है। लेकिन इससे कम रेडिएशंस कहलाते हैं जो अल्ट्रावायलेट से भी कम है। एक्सरेज की भी अपनी एक स्पेक्ट्रम है। वो एक्सरेज जो हैं इस्तेमाल होते हैं इंसानों की जिस्म की तशखीस के लिए। जो हम एक्सरेज करते हैं, कहीं पेशेंट्स एक्सरेज करते हैं, एक्सरे करते हैं तो वही एक्सरेज इस्तेमाल होती है जो कि अल्ट्रावायलेट से थोड़े से कम होते हैं। गामा रेज भी इसी तरह एनर्जेटिक रेडिएशंस है। ये खासकर जब स्टार्स एक्सप्लोड करते हैं, सुपरनोवा एक्सप्लोड करते हैं, हमारे इंटरस्टेलर स्पेस में जो बड़े बड़े स्टार्स एक्सप्लोड करते हैं या वो टकराते हैं तो उनसे जो रेडिएशंस बनते हैं वो हमारे पास गामा रेडिएशंस है। और गामा रेडिएशंस खासकर मेडिसिन्स में भी इस्तेमाल होता है, जहाँ डायग्नोस्टिक होती है, डायग्नोस्टिक इमेज को गेन करने के लिए गामा रेज इस्तेमाल करते हैं। ये तीनों रेडिएशंस जो हैं इंसानी वजूद के लिए ख़तरे हैं, ये ख़तरा पैदा करते हैं। ज़्यादा एनर्जी वाले रेडिएशंस को हमने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना हम इस्तेमाल कर सकते, ना हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल जो स्पेशल टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले रेडिएशंस। इनको इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। जो स्पेशल टेक्नोलॉजी में हम ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ेंगे, GIS पढ़ेंगे, रिमोट सेंसिंग पढ़ेंगे। तो ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट इशू हैं। इश्यूज़ मतलब ये है कि पढ़ने में इशू हैं इनके, और ये इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में आने वाले फ्यूचर में ये बड़े काम के टेक्नोलॉजीज़ हैं। ख़ासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका बहुत बड़ा किरदार होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।